नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह से जो है आज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है और सप्लाई जो है वो रुकी हुई है। इस वजह से थोड़ा सा सनलाइट भी उतनी ही है क्योंकि बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा डार्कनेस जरूर रहेगी। आई होप आप सब लोग अंडरस्टैंड जरूर करेंगे, चूंकि आप तक वारदात जरूर पहुंचानी थी। तो ये है एक्चुअल में रीजन। दोस्तों, जिंदगी में जब किसी बेगुनाह को बहुत ही अजीब से हालातों से गुजरना पड़ता है, जब किसी बेकसूर को कोई ऐसी सजा मिलती है जिस सजा का वो हकदार ही नहीं होता है, तो हमें भी ताज्जुब होता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को हो क्या गया है। हमें भी ताज्जुब होता है। और जब कभी किसी क्राइम के लिए इंसाफ नहीं मिलता, तो आप सोचिए उन घर वालों पर क्या गुजरती होगी, वो घर वाले किस दौर से गुजरते होंगे। और जब बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है, घर वाले एक उम्मीद में बैठे होते हैं, लेकिन वो उम्मीद उनकी कभी पूरी नहीं होती। कुछ ऐसी ही वारदात आज की भी है। आज की एक ऐसी वारदात जिसमें माँ बाप एक बड़ी ही उम्मीद से गुजरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। वीडियो को, वारदात को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप वारदात को लास्ट तक सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना संगीन जुर्म हुआ है और उस संगीन जुर्म के लिए सजा मिलनी चाहिए। लाइट आ चुकी है तो कंटिन्यू करते हैं। अब रोशनी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है 2012 की और आज की वारदात है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में एक दक्षिण कन्नड़ करके जिला है और दक्षिण कन्नड़ जिले में एक गांव है बेलथागुड़ी। इस गांव में बेलथागुड़ी गांव जो है बहुत ही नेचुरल टाइप का गांव है, क्योंकि आसपास खेत खलियान, हरियाली और बहुत हरा भरा सा गांव है। और उसी गांव में एक लड़की रहती है, सौजन्या गौड़। सौजन्या गौड़ 19 साल की लड़की और पढ़ने में तेज तर्रा, शुरू से ही पढ़ने में तेज थी। उसके जो पिता हैं चंद्रप्पा गौड़, चंद्रप्पा गौड़ जो है पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे। ठीक परिवार था, अच्छा खासा परिवार था। बेटी जो है सबसे छोटी थी वो घर परिवार में, तो लाडली भी थी। दूसरी चीज, पढ़ने में बहुत तेज तर्रार। उसके कुछ सपने थे। उसके सपने थे कि वो पढ़ लिख के हायर एजुकेशन लेके अच्छी सी नौकरी करेगी और अच्छी सी नौकरी करने के बाद अपने माँ बाप को वो सब सुख सुविधाएं देगी जो सुख सुविधाएं उसके माँ बाप डिजर्व करते हैं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बात आती है 2012 और डेट आती है 9 अक्टूबर। चूंकि सौजन्या गौड़ जो है वो एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन के लिए प्री यूनियर यूनिवर्सिटी है गांव से दूर शहर में, तो प्री यूनियर जो यूनिवर्सिटी है वहां से वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसको डेली जाना पड़ता था। क्योंकि पढ़ने में तेज थी, बंक नहीं करती थी, मतलब कॉलेज में जो है वो छुट्टियां नहीं लेती थी, तो वो डेली कॉलेज जाती थी, अपनी क्लासेस लेती थी। उसका डेली का रूटीन था और यही रूटीन 9 अक्टूबर 2012 को भी रहा। 9 अक्टूबर 2012 को रूटीन की तरह वो सुबह अपने कॉलेज के लिए निकलती है और मोस्टली वो 3-4 बजे तक अपने घर आ जाया करती है। लेकिन उस दिन वो घर नहीं आती। घर वाले जो है वो इंतजार करते हैं, उनको लगता है कि चलो हो गई होगी, कहीं देर हो गई होगी, आ जाएगी। लेकिन जब अंधेरा सा घिरने लग जाता है उनकी बेटी जो, तब तक नहीं आती। इसके बाद वो फिर उसके दोस्तों के जो नंबर थे उनको फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। उनके दोस्तों के जो पेरेंट्स थे, उस समय पर फोन भी इतने नहीं थे कि बच्चे को फोन दिया जा सके, तो उस टाइम पे फोन का इतना चलन नहीं था। इसलिए जिन जिन नंबरों पर जो नंबर सौजन्या ने अपने फ्रेंड्स की फैमिलीज के दिए हुए थे, उन नंबर पर चंद्रप्पा गौड़ जो है वो फोन करके पूछते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं। इसके बाद वो उस रास्ते पर ढूंढना शुरू कर देते हैं सौजन्या को, जिस रास्ते से वो जाती थी और जिस रास्ते से वो घर आती थी। लेकिन उस रास्ते पर कहीं भी उनको सौजन्या नहीं मिलती और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका में बेचारों की रात गुजरती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन सौजन्या का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद बात आती है 10 अक्टूबर 2012 की। 10 अक्टूबर 2012 को सुबह का समय था, कोई आकर उनको बताता है कि जिस रास्ते से वो आती है उस रास्ते में
थोड़ा सा जंगली एरिया पड़ता है, वहां पर सौजन्या की लाश पड़ी हुई है। इतना सुनना था। बदहवास उसके जो घर वाले हैं वो भागते हुए जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो सौजन्या की डेड बॉडी देखते हैं। चीख निकल जाती है, रोने लग जाते हैं, सर पीट लेते हैं अपना। और उन्हीं में से एक पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और मौका वारदात पर आने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है। पहली नज़र में ही लाश को देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। कपड़े उसके फटे हुए थे, उसकी बॉडी पर निशान थे, और निशान थोड़े मोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा निशान थे। और देखने में ऐसा भी लग रहा था कि कोई एक नहीं, कम से कम 3-4 लोग होंगे जिन्होंने उसके साथ हैवानियत की है। इसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो है वो अपनी तहकीकात शुरू करती है। पुलिस जाती है सबसे पहले उस कॉलेज में। उस कॉलेज से पता किया जाता है तो पता चलता है कि यह सौजन्या जो है वो कॉलेज आई थी। और कॉलेज के बाद जो कि पुलिस जो है सौजन्या के दोस्तों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सौजन्या उस बस में भी बैठी थी जिस बस में वो डेली जाया करती थी। और उसके बाद जो स्टॉपेज होता है, स्टॉपेज तक तो जो लोग जाते हैं, वहां से पता चलता है कि सौजन्या उस बस स्टॉप पर भी उतरी थी। लेकिन उस बस स्टॉप से घर तक के सफर में उसके साथ ये हैवानियत होती है। अब पुलिस सिर्फ इस बात पर तलाश कर रही थी कि आखिर जिस बस स्टॉप पर वो उतरती है उस बस स्टॉप से लेकर घर तक का रास्ता ऐसा कैसा था जहां पर उसके साथ वो हैवानियत हुई। पुलिस तहकीकात करती है, तहकीकात में उनको कुछ भी पता नहीं चलता। उस समय पर फोन भी इतने नहीं थे कि सर्विलांस वाला सिस्टम हो सके कि आप सर्विलांस में फोन डाल सको या उनकी लोकेशन पता कर सको। उस टाइम पर विरले ही फोन होते थे, 2011-2012 की बात है ये। तो पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर जंगली एरिया था, कोई सीसीटीवी कैमराज भी नहीं थे कि वहां से कुछ भी पता चल सके। अब पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ माँ बाप जो है वो सदमे में थे। उन्होंने अपना बच्चा खोया था और घर की सबसे लाडली बेटी खोई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो भी इंसाफ के लिए उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। इधर जब गांव वालों ने देखा कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है तो गांव वालों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कैंडल मार्च निकालना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने भी कैंडल मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किया, इंसाफ के लिए मांग की, लेकिन रिजल्ट 0। पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन इन्हीं बिटवीन 11 अक्टूबर को पुलिस को एक खबर मिलती है और वो एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं। और उस शख्स का नाम था संतोष राव। बताया जाता है कि ये नशे करता है और ये बस यूं ही यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। और चूंकि नशेड़ी है तो कहीं ना कहीं उस पर डाउट होता है। और दूसरी चीज, उस जगह पर, उस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर सौजन्या की लाश मिली थी, उस लोकेशन पर संतोष राव को भी देखा जाता है। तो पुलिस इस बिना पर संतोष राव को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है, कड़ी पूछताछ की जाती है। लेकिन उससे पहले गांव वाले ही उसकी इतनी पिटाई कर चुके थे, क्योंकि गांव वाले भी इंसाफ की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि संतोष राव उस दिन उस लोकेशन पे था तो उनको लगा कहीं ना कहीं संतोष राव का हाथ हो सकता है, और इस वजह से संतोष राव की पिटाई कर देते हैं। लेकिन पुलिस आती है, पुलिस बचा के ले जाती है, पुलिस भी पूछताछ करती है। लेकिन संतोष राव वही कहता है कि मेरा कोई हाथ ही नहीं है इसमें, मुझे नहीं पता है कि सौजन्या को किसने मारा। और वो यही बातें करता रह जाता है। रिजल्ट फिर 0। इधर दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। गांव वाले जो है वो इंसाफ की डिमांड कर रहे थे और हर दिन वो पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो हर दिन पूछते कि आखिर सौजन्या के केस में क्या प्रोग्रेस हुई है। लेकिन पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे ही सही पूरा 1 साल गुजरता आता है और 2013 आ जाता है। और 2013 में जब पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता तो उसके बाद ये केस जो है वो सीबीआई वालों को सौंप दिया जाता है। अब सीबीआई वालों के हाथ में जब ये केस आता है तो फिर वो तफ्तीश शुरू करते हैं और वो 0 से स्टार्टिंग करते हैं। वो उस जगह से शुरुआत करते हैं जिस जगह पर सौजन्या की डेड बॉडी मिली थी। संतोष से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन संतोष का वही जवाब कि उसको नहीं पता है कि सौजन्या को किसने मारा। इसके बाद सीबीआई वालों को एक और नाम पता चलता है, एक और नाम सामने आता है, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। पता चलता है कि डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के बच्चों की वहां पर होने का पुख्ता सबूत मिले थे कि उनके जो बच्चे हैं वीरेंद्र हेगड़े के, वो उस जगह पर थे जिस जगह पर सौजन्या की लाश मिली थी। जब ये चीज पता लगती है तो पुलिस फिर तफ्तीश में जुड़ जाती है।
अब यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े का पूरा इंट्रोडक्शन दूँ। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े एक नामी इंसान थे जिनका पॉलिटिक्स में अच्छा खासा नाम था और उनकी अच्छी खासी पहुंच भी थी। कई बार तो वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं, उनके साथ उनकी अच्छी पहुंच थी। जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो एक पावरफुल व्यक्ति होता है। अब सीबीआई जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है, लेकिन चूंकि जो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े हैं उनके बच्चों को कोई गिरफ्तार नहीं करता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इस बात पर गांव वाले फिर नाराज होते हैं और फिर धरना प्रदर्शन करते हैं कि अभी तक जो वीरेंद्र हेगड़े है उनके बच्चों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ गांव वालों को ये भी लग रहा था कि जो संतोष को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा हुआ है, हो सकता है कि शायद संतोष बेगुनाह हो, सिर्फ जबरदस्ती उसको जेल में रखा हुआ है खाना पूर्ति करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर वो संतोष जो है वो गुनहगार होता तो इतनी मार के बाद पुलिस ने इतनी कड़ाई की, इतनी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी संतोष यही कहता रहा कि उसको नहीं पता सौजन्या को किसने मारा, और वो उस समय सौजन्या के आसपास भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं संतोष को जो है वो फंसाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र हेगड़े के बच्चों को बचाने के लिए। इसके बाद पुलिस वीरेंद्र हेगड़े के बच्चों को क्लीन चिट देती है और कहती है कि वीरेंद्र हेगड़े के बच्चों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जिस समय ये वारदात हुई थी उस समय वीरेंद्र हेगड़े के जो बच्चे हैं वो इस शहर में ही नहीं थे, वो किसी और लोकेशन में थे। जब ये बात सामने आती है फिर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। सौजन्या के कातिल का कहीं पता नहीं चलता। और इसके बाद दिन, महीने, साल ऐसे ही निकलते जाते हैं और 1 साल, 2 साल और आज पूरे 11 साल हो चुके हैं। और 11 सालों में आज भी जो सौजन्या का कातिल है आज़ाद घूम रहा है। 2017 में जो संतोष राव है, संतोष राव को पुलिस जो है वो रिहा कर देती है सिर्फ इस वजह से कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले, और ऑलरेडी उसको 5 साल जेल में हो चुके थे। लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो अदालत उसको बरी कर देती है और वो भी बरी हो जाता है। आज भी जो सौजन्या के पिता हैं इंसाफ की तलाश में हैं, आज भी वो चाहते हैं, आज भी उनकी उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं कि उनको ये तो पता लगे कि आखिर उनकी बेटी को किसने मारा, आखिर उनकी बेटी के साथ इतनी हैवानियत किसने की, और उनकी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। आज भी वो इस उम्मीद में है कि उनको ये पता चले कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये दरिंदगी किसने की। आज भी वो इस उम्मीद में है कि उनको इंसाफ मिले। आज भी वो इस उम्मीद में है कि काश पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करती तो उन लोगों को पकड़ पाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन रिजल्ट जो है जीरो है। आज भी एक ऐसा केस, जिस केस ने पूरे देश को दहला दिया, जिस केस ने पूरे कर्नाटक में दहशत फैला दी, और उस केस का गुनहगार आज भी खाली घूम रहा है, आज भी फ्री घूम रहा है। आज तक उस सौजन्या के गुनहगार पकड़े नहीं गए। उम्मीद है कि कहीं कोई अपने स्ट्रिक्ट स्टेप ले और सौजन्या के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं, सौजन्या के जो रेपिस्ट हैं वो पकड़े जाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही सामने आया था कि सौजन्या के साथ गैंगरेप हुआ है और इसके अलावा उसकी गला घोंट कर हत्या की गई है। ये चीज़ क्लियर थी, लेकिन किसने किया आज भी नहीं पता है। एक ऐसा केस जिसमें कातिल पकड़े ही नहीं गए, रेपिस्ट पकड़े ही नहीं गए। तो मैं वही चीज़ कहती हूँ कि कई बार जब आपने गुनाह नहीं किया होता उसके बाद आपको सज़ा मिलती है। एक ऐसा जुर्म होता है जिस जुर्म में जिसके साथ जुर्म हुआ है उसकी कोई गलती ही नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सपने देख रही थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए एक दूसरे शहर में जाती है पढ़ाई के लिए। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक लड़की थी। तो ये है पूरी हकीकत। आज भी जो ये केस है ये अनसॉल्व है, क्लोज नहीं है लेकिन अनसॉल्व है। देखते हैं कब कातिल पकड़े जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते। पर उम्मीद यही है कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा आए जो ईमानदारी से अपना काम करे और सौजन्या के कातिलों को सलाखों के पीछे तक लेकर जाए। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।